जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि टेस्ट साथी की जो क्विक रिवीजन सीरीज थी, आज उसका 26वां दिन है और आज से एक नया सब्जेक्ट जो है मध्यकालीन भारत हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने अब तक प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हमने गुप्तोत्तर काल तक पढ़ा था। दोस्तों, गुप्तोत्तर काल के बाद आपने देखा था कि गुप्त साम्राज्य के बाद से ही बहुत सारे साम्राज्य जो हैं साम्राज्य का विघटन हुआ और देश में बहुत सारी छोटी छोटी जो है राज्य स्थापित हुए थे। वही काल जो था गुप्तोत्तर काल कहलाता था। तो दोस्तों, गुप्तोत्तर काल में भी देखा और ये चीज आगे भी जारी रहती है। आगे जो है ये 1000 ईस्वी तक ऐसे ही रहता है। हम गुप्तोत्तर काल के बाद और जो सल्तनत काल की स्थापना होती है, इन दोनों के बीच के पीरियड को पूर्व मध्यकाल की पीरियड में रखते हैं। इस काल में बहुत सारे सैकड़ों राजवंश होते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ केवल कुछ उसके जो है, जैसे कि उस वंश की स्थापना किसने की थी और उस वंश के जो महत्वपूर्ण राजा कौन थे और उस वंश के जो अंतिम शासक थे ये कौन थे। तो ज़्यादातर यही तीन चार चीज़ें पूछी जाती है और यदि कोई अहम बात ही रह जाती है तो हम लोग चैप्टर में पढ़ ही लेते हैं। जैसे कि यदि पूछा जाता है कि खिलजी वंश के समय राजस्थान में शासक कौन था, बंगाल में पाल वंश का शासक कौन था या दक्षिण में देवगिरी का शासक कौन था, तो दोस्तों हम लोग ये जब आक्रमण करता है कोई शासक तो हमने वहां पर देखा ही है कि जब कोई आक्रमण करता है तो उस समय पढ़ाया जाता है कि जब आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था। तो हम लोग जो इस पूर्व मध्यकाल की जो शासक सब हैं हम वहां पर भी पढ़ सकते हैं और यदि जरूरत लगी हमें तो हम चैप्टर के हमारे जो ये मध्यकालीन भारत खत्म होगा तो हम आखिरी सीरीज में हम उसे आखिरी एक अध्याय बना करके जो छोटे छोटे राजवंश है हम उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग आज के सेशन में जो है मध्यकालीन भारत शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तुर्क, अरब और तुर्क आक्रमण। दोस्तों, पहले की तरह ही हम लोग भी पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मध्यकाल के जो है तुर्क और अरब आक्रमण, इस काल की जानकारी के स्रोत क्या है, इतिहासकार कैसे इस काल का इतिहास का अध्ययन करते हैं, कैसे इतिहास लिखते हैं। तो हम इसकी पहले स्रोत को बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर जानेंगे कि अरब और तुर्कियों का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, उन लोगों ने भारत पर आक्रमण क्यों किए थे। तो इसका यही कारण भी हो गया, मतलब भारत अरबों के भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि जब इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जो दशा थी वो किस प्रकार की थी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है अरब आक्रमण जो कारी हैं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और भी यदि कोई है तो हम उसके बारे में देखेंगे। उन लोगों ने किस प्रकार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आक्रमण शुरू किया था और कहाँ तक उनने अपनी साम्राज्य स्थापित की थी, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर तो आ जाएंगे, आज ही के दिन में हम पढ़ेंगे अरब और तुर्क आक्रमण भी पढ़ेंगे। तो तुर्क आक्रमण भी देखेंगे आज के ही सेशन में। हम उसमें भी देखेंगे कि तुर्की आक्रमणकारी सबसे पहला कौन था, किस प्रकार उन्होंने भारत में जो है सत्ता स्थापित की थी। उस पर उसके बाद जो है पहला उसका शासक जो था मोहम्मद गजनवी था, उसके बाद मोहम्मद गौरी का काल आता है। तो ये चीज देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो तुर्क और गजनी आक्रमण हुआ था इसके देश पर प्रभाव क्या पड़े थे। ये चीज देखकर हम लोग आज के चैप्टर समाप्त करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आज के जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर। सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस काल के अध्ययन के स्रोत क्या है। तो इस काल के अध्ययन के स्रोत हैं ये चचनामा, अल बरूनी की पुस्तक, ये फिरदौसी की पुस्तक, उत्वी की पुस्तक, चंदवरदाई की पुस्तक और हसन निजामी की पुस्तक। दोस्तों, ये सभी इतिहासकार हैं और उस समय के जो शासक थे उसके दरबारी थे और उसके साथ ही आक्रमणकारी के साथ ही ये भारत में आए थे और भारत में रहकर इन्होंने उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसका वर्णन किया है। साथ ही अपने राजाओं की जो है महिमा मंडन भी किया है। इसमें आप यदि चंदवरदाई की देखें तो ये पृथ्वीराज चौहान की है, दरबारी थे, उसके राजपुरोहित भी थे और सलाहकार भी थे।
तो ये एक भारतीय लेखक है, बाकी जो आप 5 देख रहे ये सभी विदेशी आक्रमणकारियों के साथ ही आए थे। उन्होंने अपने शासक के प्रशंसा में भी कुछ लिखे हैं और साथ ही साथ उस समय की जो भारत थी उसका भी वर्णन किया है। हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार की जानकारी देता है। चचनामा के लेखक कौन थे ये अभी तक अज्ञात है, ये पता नहीं लग पाया कि इसके लेखक कौन थे। चचनामा से ही ज्ञात होता है कि अरबों की जो सिंध विजय है ये पहली इसकी जानकारी का स्रोत है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों का और उसके शासन प्रबंध आदि के बारे में प्रमाणिक स्रोत हैं। ठीक है, इसकी जो भाषा है चचनामा की, ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। दूसरा जो इतिहासकार था उस समय का वो था अल बिरूनी। इसने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में उस समय की जो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति थी इसका वर्णन किया है इसने। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अल बिरूनी जो है पहला मुसलमान था जिन्होंने भारतीय जो धर्म ग्रंथ था उसका अध्ययन किया था। उसमें कुरान भी एक था, तो कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था। ठीक है, अगला हमारा शासक जो है ये था फिरदौसी। एक फारसी कवि थे और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है शाहनामा। शाहनामा जो है आप देख सकते हैं ईरान के शाह शासक जो थे इसके बारे में उसकी जीवनी लिखी गई है। ईरान के शाह शासक के बारे में, इसे ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य भी कहा जाता है। और जब यही ईरान के जो आक्रमणकारी थे फारसी, जब भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने भारत की उस समय की स्थिति का भी वर्णन किया है और ये भारत के बारे में भी विशेष जानकारी देता है। अगला जो हमारा इतिहासकार है वो है उत्वी। इनकी जो किताब है इसे तारीख ए यामनी अथवा किताब ए यामनी भी कहा जाता है। ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहास की जानकारी देता है। अगला जो है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई की रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जिसे कहते हैं इसके शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है और जो उत्तरायण का युद्ध हुआ था उसमें भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे युद्ध हुआ था, किसकी हार हुई थी, किसकी विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के विशेष में भी टिप्पणी की है और शासक के साथ ही विरोधी जो शासक थे उस समय की जिसके साथ उसका युद्ध हुआ था इसके बारे में भी विशेष जानकारी देती है। हमारा जो छठा इतिहासकार था वो था हसन निजामी। इनकी जो पुस्तक है यह ताजुल मासिर। इन्होंने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी। ये दिल्ली सल्तनत का एक आधिकारिक इतिहास था, मतलब एक ऑफिशियल इतिहास जिसे कहते हैं, ये हसन निजामी का ताजुल मासिर ही था। तो दोस्तों यही वो ग्रंथ हैं जिसके आधार पर इस काल के, मतलब कि अरब और तुर्क आक्रमणकाल के जो इतिहास का लेखन किया गया था वो इन्हीं आधारों पर किया गया था। ये लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार जो है एग्जाम में मेल मिलाप के लिए पूछे जाते हैं कि चचनामा के लेखक कौन है या फिर अल बिरूनी की रचनाएं कौन सी हैं। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत अब यूपीपीसीएस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। आप इसे बहुत सूझबूझ के साथ आप कुछ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर छांटना पड़ सकता है। आपको इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर। इससे बाहर नहीं पूछा सकता है। जो भी संभावित हो सकते हैं वो यहीं से हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के इसमें पढ़ना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा छांटने की चीज़ें रहती है, तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत होगी और वो चीज़ हम आपको प्रदान कर रहे हैं। अब हम अरब आक्रमण देख सकते हैं। अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण जो है, तुर्की आक्रमण, इस समय भारत की जो है स्थिति क्या थी। हम भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति ये सब देखते हैं। आखिर यही सब वो चीज था, यही सब वो कारक था जिसने विदेशी आक्रमण को न्योता दिया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भारत की जो है स्थिति क्या थी। आप देख सकते हैं कि भारत कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। दोस्तों ये चीज आप वो जो है गुप्तोत्तर काल, वहीं से आप देख रहे हैं कि समाज, छोटे छोटे साम्राज्य जो था, बड़े साम्राज्य, वो छोटे छोटे साम्राज्यों में विघटित हो गया था। तो ये चीज आगे भी जारी रहती है। गुप्तोत्तर साम्राज्य के बाद जब पूर्व मध्यकाल आता है तो उस समय भी दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या फिर पश्चिम भारत में या फिर उत्तर भारत में या फिर उत्तर पश्चिम भारत में, हर जगह छोटे छोटे रियासतें जो है काम कर रही थी, उस समय शासन कर रही थी और सभी लोग आपस में ही लड़ मर रहे थे। कोई राजनीतिक दृष्टि से एकीकृत सत्ता नहीं थी जो किसी विदेशी आक्रमण का विरोध करे।
जैसे कि मौर्यों के काल में हुआ था, गुप्त काल में भी देखा था आपने कि स्कंदगुप्त के साल में जो हूण आक्रमण हुआ था उसका विरोध कर दिया गया था और शासन अनवरत चलती रही थी उस समय। इस प्रकार की जो स्थिति है ये इस काल में नहीं आ पाई, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इसे रोक पाए विदेशी आक्रमणकारियों को। इसी के कारण यहाँ इसी कारण जो है मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी मध्यकाल में। हम देखते हैं कि सिंध के क्षेत्र में क्या स्थिति थी। सबसे पहले हम लोग उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस समय स्थिति क्या थी। अब उत्तर पश्चिम में दो चीजें आती है, सबसे पहले तो सिंध आता है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे हमारे उत्तर में तो कश्मीर का स्थान आता है। सिंध में इस समय राजा दाहिर का शासन था। इस समय इसके देश में आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे और ये अस्थायी शासन से पीड़ित था, मतलब एक के बाद एक राजा आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, इस तरह की चीजें थी इस समय। मतलब ये था कि ये जो है बहुत ही एक कमजोर राज्य था। तो जब आप कमजोर राज्य होंगे तो ऑब्वियस है कि विदेशी शक्ति जो है आपके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचेंगे। तो सिंध स्थिति ऐसी ही थी। दूसरा था कश्मीर का। इस समय इस पर ललितादित्य जो है ये शासन कर रहा था, शासक का नाम था, एक शक्तिशाली शासक बन गया था। और इतना शक्तिशाली था ये कि कन्नौज के जो शक्तिशाली प्रतिहार शासक थे इसको यशोवर्मन को हराने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में शक्तिशाली राज्य थे, लेकिन इनकी एक खूबी थी, शक्तिशाली तो थे लेकिन ये सभी आपस में ही लड़ मर रहे थे। तो आपस में लड़कर मर के ही अपनी कम शक्ति के जो है कमजोर कर रहे थे। तो ये चीजें भी थी जो विदेशी शक्ति को आमंत्रित करेगी, क्योंकि सामने वाला जो है आपका पड़ोसी जो है वो शत्रु है आपका। तो शत्रु है तो एक शत्रु दूसरे शत्रु का मित्र होता है। तो जब भी विदेशी आक्रमणकारी आएंगे वो आपके शत्रु के साथ गठजोड़ करेंगे और फिर आप पर आक्रमण करके आपकी शक्ति को सर्वनाश कर देंगे। और इस काल में भी यही हुआ था। जब भी विदेशी आक्रमण हुआ था तो सबसे पहले उसके पड़ोसी जो देश थे, उसके शत्रु देश, वहां पर उन्होंने गठबंधन की उससे और फिर दोनों ने मिलकर इसकी सत्ता को उखाड़ फेंका था। हम लोग प्रतिहार शासक देखते हैं। यशोवर्मन जो है उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक था, जिसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर के पूर्वी पंजाब तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक फैला था। तो एक अच्छी खासी स्थिति बना ली थी। उत्तर भारत के बहुत बड़े साम्राज्य पर इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन क्या फायदा, इसने अपने आपस में लड़ मर के शक्ति को कमजोर कर लिया था। इसी समय पूर्वी भारत जो है बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पर पाल वंश का शासन था और ये समय इस क्षेत्र का ये शक्तिशाली अच्छा खासा राज था। अपने पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय युद्ध देखा होगा वो इसी काल की विशेषता है। इसी काल में दक्षिण भारत में भी वाकाटक वंश, पल्लव वंश, पांड्य वंश और चोल वंश भी मजबूत राज्य थे जो इस समय शासन कर रहे थे। अब ये तो हो गई राजनीतिक स्थिति। देख रहे थे कि शक्तिशाली तो था लेकिन आपस में कमजोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है सिंध और कश्मीर का क्षेत्र बहुत ही कमजोर था जो सीधे विदेशी आक्रमण को न्योता दे रहा था। अब हम समाज की स्थिति देखते हैं कि इस समय समाज कैसी थी। हम लोग गुप्त के जो बाद का काल था, गुप्तोत्तर काल, वहीं से देख रहे हैं कि भारत में जो है जाति प्रथा जो है बहुत ज्यादा अब अस्पृश्यता छुआछूत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम लोगों ने देखा था कि चंडालों को समाज से बाहर कर दिया गया था। जब भी वो समाज में प्रवेश करता तो ढोल बजाते नगाड़ा बजाते हुए अंदर प्रवेश करता था गांव के भीतर, ताकि ये बताने के लिए कि जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने घरों में चल जाए। माना जाता था उस समय कि चंडालों की परछाई भी यदि किसी पर पड़ जाए तो उस समय वो अछूत हो जाएंगे। और उस समय बहुत अपने आप को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते थे। तो समाज में बंटवारा हो चुका था, जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा स्थापित हो चुकी थी, बहुत ही बढ़िया ढंग से पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। हम लोगों ने महिलाओं के बारे में भी देखा था कि महिलाओं के लिए भी सामाजिक स्थिति बहुत ही गिर गई थी। उस समय उन्हें लगभग शिक्षा से वंचित ही कर दिया गया था, उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे। अब वो शासक नहीं बन सकती थी, ऋग वैदिक काल की तरह सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती थी, न तो मौर्य काल की तरह सेना में भाग ले सकती थी, न तो उसके बॉडीगार्ड बन सकती थी। तो इस तरह से महिलाओं की जो थी स्थिति भी गड़बड़ा गई थी। महिलाओं को जो बहुत सारे समाज में जो रीति रिवाज हैं, जैसे बहु विवाह का प्रचलन हो गया था। अपने गुप्तोत्तर काल में देखा था भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिला था। मतलब इसी काल में जो है पति परमेश्वर जैसी अवधारणा विकसित हुई थी। मतलब महिलाओं का जीवन तभी तक है जब तक उसका पति सुरक्षित है। उसका पति मरा तो फिर उसके साथ ही उसकी चिता पर ही उसको भी मरना पड़ेगा। इसीलिए पति परमेश्वर जैसी अवधारणा विकसित हुई थी। महिलाओं की स्थिति आपने देख लिया था। इस समय हिंदू धर्म जो है, ये धार्मिक स्थिति हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा लोकप्रिय धर्म था।
लेकिन बौद्ध धर्म भी इस समय ठीक ठाक स्थिति में था। अब हम लोग भारत की जो आर्थिक विभाजन है, आर्थिक स्थिति, उसकी हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि इस काल में भारत की समृद्ध हिस्सा था, इस समय भारत काफी समृद्ध था, समृद्ध तो था, लेकिन समाज का जो कुछ हिस्सा मतलब समाज का जो शासक वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, यही लोग समृद्ध थे। ब्राह्मण जो दान पर जीते थे, ये समाज का तीसरा वर्ग था जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, क्योंकि इस काल में बहुत ज्यादा जो है भूदान दी गई थी, तो अब इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति जमा हो गया था। तो शासन समाज के यही तीन वर्ग थे, बाकी समाज की स्थिति बस ठीक ठाक थी, जीने मरने लायक थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जैसे कल्याणकारी समाज की जो अवधारणा हम लोग मौर्य काल में देखते हैं कि समाज जो शासक जो है जनता की कल्याण में भावना में रखता है, इस प्रकार की चीजें अब नहीं रही। अब सामंती प्रथा हो गई थी, शासक के बाद जो है सबसे बड़ा जो शोषित वर्ग था ये फिर से सामंत खड़ा हो गया था। अब इस समय एक और चीज देखते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो आप देखते हैं कि मंदिर मस्जिद, इस समय मंदिरों का जो है बहुत ज्यादा उत्थान होने लगा था, मंदिर बनने लगा था बहुत ज्यादा, गुप्त काल से शुरू हुआ था और गुप्तेतर काल तक बहुत ज्यादा विकसित होने लगी थी, और पूर्व मध्यकाल तक आते आते ये अपने चरम पर पहुंच गया था। और ये मंदिर जो होता था उस समय आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक, धार्मिक सभी चीजों का एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर धन संपत्ति का ढेर होता था। आज भी आप देख सकते हो कि जितने भी सारे मंदिर हैं वहां पर धन संपत्ति वैभव है, बहुत बड़े खजाना होते थे यहाँ पर, दानों से जो जमा किए हुए जो दान पेटियां तब होती थी, तो धन संपत्ति का केंद्र हो गया था। जब भी किसी देश पर आक्रमण होता था तो मंदिर को लूटना इस समय जो है एक आम चीजें हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जहां पर धन होगा वहां पर तो विदेशी आक्रमणकारी आएंगे ही। तो इस समय जो समाज की स्थिति थी आप लोग देख चुके हैं, यही हमारी सामाजिक स्थिति थी। अब हम लोग देखते हैं कि अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे। तो एक दोस्तों, एक आक्रमण तो यही आप ऊपर में जो देखें, ये सभी जो सिचुएशन है, यही जो सब भारत की स्थिति है, यही मिलकर जो है उसे आक्रमण को न्योता देता है। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो जो है कुछ केंद्रों पर जाके सीमित हो गई थी, तो आक्रमणकारी को ये बहुत ही न्योता दे रहा था कि आओ, यहाँ पर धन बहुत ज्यादा भंडार है, आप इसे लूट कर ले जाओ। तो आर्थिक स्थिति वैसे भी थी। समाज भी चार वर्गों में विभाजित था और बहुत ही बढ़िया ढंग से जाति प्रथा जो है, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। मतलब आप यदि किसी छोटे जाति को पीटिएगा तो बड़े धर्म आपको जो है, आपके बड़े जाति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। समाज बहुत ही बढ़िया ढंग से विभाजित हो गई थी, ये मान के चलिए। आप राजनीतिक दृष्टि से भी देख चुके थे, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सभी शक्तिशाली तो थे, ठीक ठाक स्थिति में थे, सिवाय आप उत्तर पश्चिम के सिंध और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन सभी लोग आपस में ही लड़ मर के अपनी शक्ति को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर लिए थे, और इतना शक्ति नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारी को रोक पाए। तो एक कारण तो यही था, भारत की जो स्थिति है उस समय की, यही एक स्वयं का कारण है कि विदेशी आक्रमण को न्योता दे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अरब और तुर्की आक्रमण जो हुआ था, इसके अपने भी कुछ कारण थे। अब हम लोग देखते हैं कि उसका क्या कारण था। अरब आक्रमण का एक और उद्देश्य था कि उन लोगों ने जो अरबी नागरिक थे, अरबी योद्धा सब थे, उनके जो सैनिक थे, इसमें एक धार्मिक उत्साह था। कुछ ही समय पूर्व जो है इस समय इस्लाम धर्म उत्पत्ति हुई थी। आप लोग देखे थे 6ठी शताब्दी में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। और ये लोग अपने अपने धर्म को बहुत ही तेजी से प्रसार करना चाहते थे, देश के पूरे विश्व में इसका प्रसार करना चाहते थे। और एक इस समय इस्लामिक धर्म जो है, इस्लामिक विश्व जो है, इस तरह की एक कल्पना कर रहे थे ये लोग। तो इसका जो प्रेरक जो है यही चीज था, इस्लामिक प्रेरक। अब इसका जो सबसे बड़ा कारण था, ये इस्लाम धर्म का प्रसार ही था। ये योद्धा से लेकर के उस समय के जो सैनिक थे, इस सभी में इसका बहुत बड़ा जो जोश का कारण था ये यही था, धार्मिक उत्साह। तो ये लोग एक प्रेरणा से आए थे कि हम लोग भारत को जीतेंगे और यहाँ पर जीत के अपने धर्म का प्रसार करेंगे। दूसरा इसका कारण था कि इसका साम्राज्य विस्तार भी, इसका दूसरा कारण इसका साम्राज्य विस्तार था। एक तो उसका धार्मिक उत्साह था, वो धर्म का प्रसार करना चाहते थे। दूसरे इस समय के जो उस समय के खलीफा थे, ये खलीफा जो है इस समय के अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अरब साम्राज्य का जो है वो पूरे विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो इसका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था धन की लालच।
उस समय के जो विदेशी जो इतिहासकार वगैरह सब होते थे, यात्री सब, ये भारत आते और भारत के जो विवरण दिया है उन्होंने अपने ग्रंथों में, इसको ये जब अरबी पढ़ते थे तो उसको पता चलता था कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, उसके पास बहुत सारा अकूत धन है। और दूसरे, इस समय भारत और अरब के बीच जो है व्यापार भी चलता था। ये व्यापार सीधे व्यापार नहीं होता था, दरअसल व्यापार भारत और रोमन साम्राज्य और यूरोप के बीच चलता था। और यूरोप, ये जो है अरबी, ये बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, दलाल की भूमिका निभाते थे। तो ये चीज जो थी, इन्हीं चीजों से इन लोगों को एक धन की लालच बढ़ी। इन लोगों को लगा कि इनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, तो क्यों ना आक्रमण करके ये सभी लूट लिया जाए, और लूट के वो जो धन हो इसे दूसरी जगह पर खर्च किया जाए, धर्म प्रचार करने में और दूसरे देशों पर आक्रमण करने में। तो इसका तीसरा कारण था धन की लालच। पहला कारण आपने देखा था कि धर्म का प्रसार करना, दूसरा कारण आपने देखा था कि साम्राज्य विस्तार करना, और तीसरा कारण था धन की लालच। ठीक, इन सभी के अलावा एक तत्कालिक कारण भी था जिसके कारण उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। दरअसल कहा जाता है कि अरब साम्राज्य के जो उस समय जो खलीफा थे, उसके परिवार के एक जहाज जो है ये भारतीय क्षेत्र से अरब सागर की ओर से जा रहा था। तो वहां पर जो सिंध के क्षेत्र है, यहाँ पर एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। यहाँ पर उनके जो उसके जो जहाज थे उन पर कुछ महिलाएं भी थी, राज परिवार की महिलाएं, और उनकी जो धन संपत्ति थी ये वो देवल बंदरगाह पर यानी सिंध के क्षेत्र पर, वहां के समुद्री जो है डाकू, ये सिंध के ही रहने वाले थे। इन लोगों ने उसे लूट लिया था। तो फिर उसके जो शासक थे अरबी साम्राज्य के खलीफा, उन्होंने जो है यहाँ के शासक जो थे दाहिर, इससे कहा कि भाई तुम उससे राजा, उसे जो डकैत है जिसने उसे लूटा था, उसकी महिलाओं को, उसे हमें समर्पण कर दो। राजा दाहिर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। फिर वो जो है आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जो है, तो सबसे पहले तत्कालीन जो है कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समुद्री जो डाकू है इसकी गतिविधि है। और यह कहाँ पर सक्रिय था? सिंध का एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी कारण से, ये जो चार कारण है, इस कारण से इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और पांचवा सबसे बड़ा कारण हमने देखा था कि उस समय भारत की जो सिचुएशन है, क्योंकि उसको भी लगा होगा कि उस समय उत्तर भारत में जो शासक हमें इग्नोर कर रहा है, ये जो हमारी बात नहीं मान रहा है, वो तो कमजोर शासक है, इसे आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आक्रमण करना अच्छा समझा और आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब हुआ था तो सबसे पहला आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इससे पहले भी कुछ असफल प्रयास हुए थे। ये पहली बार नहीं था कि सीधे मोहम्मद बिन कासिम ने आया और यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली। इससे पहले भी जब उन्होंने स्थापन किया था तो दाहिर ने तो नहीं, लेकिन उससे जो सिंध के दूसरे शासक थे, छोटे मोटे शासक, इनके सामने इसको पराजय का सामना करना पड़ा था। जैसे पहली बार एक उबैदुल्लाह जो था उस समय अरबी सेनापति, उसके नेतृत्व में सिंध पर हमला किया गया था, जो असफल रहा। इस पर आक्रमण नहीं हुआ था, ये युद्ध भूमि में ही पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी है ये बुदैल था। दूसरी बार जो अरबी सेनापति थे बुदैल, ये इन्होंने इस पर सेना, अरब जो है ये सिंध पर सेना भेजी थी। इसका भी यही अर्थ हुआ था, ये भी युद्ध में पराजय हुआ और मारा गया। अब जो है इस समय यहाँ के शासक जो थे ये हज्जाज थे। हज्जाज उसके वहां के शासक, अरबी शासक के नाम है, अरबी शासक। अब इन्होंने तीसरी बार जो है अपने भतीजे जो हैं और सेनापति जो था उस समय का मोहम्मद बिन कासिम, इनके नेतृत्व में भारत में एक विशाल सेना भेजी थी। मोहम्मद बिन कासिम जो है इन दोनों की तरह अयोग्य नहीं था, ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, बहुत ही चतुराई से युद्ध करता था। इसी के नेतृत्व में सबसे पहली बार जो है भारत पर आक्रमण हुआ था और ये जो है जीतने में सफल हो जाता है। इन्होंने 711 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और आक्रमण करके सबसे पहले जो है इन्होंने मेघरान के रास्ते आते हुए सिंध की ओर बढ़े और सबसे पहले जो उसका जो बंदरगाह था जहाँ पर समुद्री लूटपाट हुई थी, इसको जीत लिया था इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे महत्वपूर्ण इस समय का जो है रावण का युद्ध, ये 20 जून 1712 ईस्वी को लड़ा गया था। ये चीज घटना याद रखना। ये जो युद्ध था यही दाहिर जो है सिंध के शासक और मोहम्मद बिन कासिम, इन दोनों के बीच लड़ा गया था और अंतिम रूप से दाहिर को हरा दिया गया था और उसके साम्राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था।
दाहिर इस समय युद्ध भूमि में मारा गया था। दाहिर के मरने के बाद जब किले घेर लिए गए थे चारों तरफ से, तो उसकी जो महारानियां सब थी, सभी ने जौहर प्रथा, जौहर जिसे कहते हैं, वो कर लिया था। तो आप जौहर प्रथा की जो प्राचीनतम जो देख सकते हैं साक्ष्य, ये यहीं से मिल सकता है। कई बार यदि लोग कंफ्यूज होकर कह देते हैं कि सबसे पहली बार जो है वो रानी पद्मावती ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। ये सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाता है। तो आप महिलाओं की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी गिरी हुई थी। मतलब इससे पहले आपने कहीं पर नहीं देखा होगा, इससे पहले हून आक्रमण भी हुए थे, हिंद आक्रमण, जो हिंद यूनानी थे, बहुत सारे आक्रमण हुए थे। सब पल्लव कुषाण भी विदेशी थे, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था। इस तरह की जो है आप नहीं देखे होंगे कि जैसे ही विदेशी आक्रमणकारी हुआ और घेरा देखकर जौहर प्रथा महिलाओं ने कर ली। मतलब उस समय जो है पति परमेश्वर जैसी अवधारणा नहीं थी। अब पति परमेश्वर जैसी अवधारणाएं आ गई थी और कहा जाने लगा था कि जब तक पति जीवित है तभी तक उसकी पत्नी जीवित है, यदि पति मर गया तो फिर युद्ध भूमि में उसको मरना ही चाहिए। ये सती प्रथा से अलग चीज है। सती प्रथा अलग चीज थी, इसमें महिलाएं जो है व्यक्तिगत रूप से जलती थी। जौहर प्रथा इसमें सामूहिक रूप से जो राजभवन के जितनी भी महिलाएं हैं सभी जलती हुई चिता में कूद जाती थी। तो जौहर प्रथा के हमने सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण गुप्त काल में देखे थे, और यहाँ पर आपने जौहर प्रथा के जो है प्रमाण आपने देखा। अब जो है 713 ईस्वी में इसका दूसरा जो है मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जब इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया तो इन्हें भारी संख्या में जो है सोना मिला था, यहाँ से गोल्ड मिला था। इसके कारण ये यहाँ इसका नाम ही रख दिया इसे, इस सोने का शहर, मुल्तान को इसने सोने का शहर कहा। ठीक है, मुल्तान वो आखिरी शहर था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था, क्योंकि इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 715 ईस्वी में। तो आपने यहाँ तक के इतिहास को देखा, मोहम्मद बिन कासिम ने वो तीसरा योद्धा था। इससे पहले दो शासक हुए थे जो भारत पर आक्रमण किए थे और वो असफल रहे। तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और वो सफल रहे। सबसे पहली बार उन्होंने 711 ईस्वी में देवल बंदरगाह को जीता था। उसके बाद अगले साल 712 ईस्वी में उसने रावण के युद्ध में राजा दाहिर को हराया था, और उसका जो अगले साल था यानी कि 713 ईस्वी, इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को मिला लिया था अपने साम्राज्य में, और यहाँ से उसे बहुत सारे सोने मिले थे, इसलिए इसको सोने का शहर नाम रख दिया। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा, ये देखा था मोहम्मद बिन कासिम का विजय अभियान। अब हम लोग देखते हैं कि इन अभियान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार बताते हैं कि चूंकि कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो भारत के भीतरी भागों तक तो प्रवेश किया ही नहीं, ये भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहीं तक आक्रमण करके वो रह गया था। तो भारत पर जो है इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इतिहासकार के दूसरे गुट जो हैं ये कहते हैं कि नहीं, भले ही इन्होंने भारत के भीतरी भागों तक आक्रमण करके इसे जीता नहीं, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। भले ही आपको उस समय नहीं दिखाई दे, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। हम लोग देखते हैं कि दोनों इतिहासकार इस प्रकार के जो मत देते हैं तो किस बेसिस पर ये इस प्रकार की विचार रखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्सले हैग और स्टैनली लेनपुल, ये दोनों इतिहासकार के नाम हैं, और ये मानते हैं कि यह भारत के इतिहास में एक घटना मात्र थी, एक छोटी सी घटना थी। इसने उस विशाल देश के सीमांत क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से को ही प्रभावित किया था, बहुत बड़े क्षेत्र को नहीं प्रभावित किया था। इतिहासकारों का जो एक दूसरा वर्ग था, कर्नल टॉड, ये कहते हैं कि अरब आक्रमण का जबरदस्त प्रभाव पड़ा, इससे पूरा उत्तर भारत इससे आतंकित हो गया था। अब हम लोग जो प्रभाव पड़ा, हम लोग इसी के विचार को मानते हैं। अब इनका विचार ये तो कहा कि प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो इसका कोई आधार जान के क्या करेंगे, लेकिन इसने जो कहा कि इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा कर्नल टॉड के नेतृत्व में। तो हम लोग इसके बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों कहते हैं कि अरब आक्रमण का दूरगामी प्रभाव पड़ा। अरबों ने भारत की सैन्य शक्ति को नहीं तोड़ा, इसलिए इस्लाम द्वारा भारत पर विजय का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। इन्होंने भारत की सैन्य शक्ति को नहीं तोड़ा, लेकिन भले ही ये कहता है कि भले ही इन्होंने पूरे भारत को नहीं जीता, भारत पर विजय का मार्ग भले ही प्रशस्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल अरबों और इस्लामी दुनिया के साथ भारतीय संपर्क को अधिक मजबूत कर दिया था। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के जीत लेने के बाद अब भारत की सीमा और अरब की सीमा जो है एक दूसरे से जाके मिल गई थी। इससे पहले वहां पर जो दाहिर शासक था ये बीच का बिचौलिया था, बफर स्टेट का काम करता था।
अब जो है सीधे भारत के हिस्से जो है अरब साम्राज्य से जाके मिल गए। तो इन दोनों के सांस्कृतिक संपर्क जो है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी कहें, सभी प्रकार से संपर्क जो है अधिक और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। दूसरा, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय क्षेत्र में आकर के इस्लाम राज्य स्थापित किया था, इस्लाम का शासन स्थापित किया था। और अब जो है बड़ी संख्या में यहाँ की जो स्थानीय आबादी थी इसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा था। तो इस काल में जो है बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन की चीजें देखने को मिलती है। सिंध का जो है विजय अरबों द्वारा जो किया गया था, यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। अरबी लोग, वे भारतीयों की बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक कौशल और उच्च नैतिक चरित्र से जो है मोहित थे। उन लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो देखा कि भारत की सीमा जो है उसके सीमा के साथ जाके मिल गई थी। फिर हम लोगों ने देखा कि दोनों के साथ संपर्क जो है बढ़ा, संपर्क सभी क्षेत्रों में बढ़ा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बढ़ा। इस कारण से इन लोगों को, अरबियों ने भारत से जो है सभी प्रकार की जो कलाएं हैं, कला, दर्शन, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान, साहित्य, इन सभी चीज़ों को बहुत से सीखा। इन्होंने जो है यहाँ के जो कलाकार वगैरह थे ये इसे उठा के अपने देश में भी ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने वास्तुकारों से भवनों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे कलाओं का निर्माण करवाया था। और इस काल के जो ग्रंथ थे, हिंदू धर्म ग्रंथ, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा था बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी कि भारतीय सांस्कृतिक संपर्क में आने से भारतीय जो भाषा था, भारतीय जो साहित्य थे, उस समय उसका विदेशी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा था। इस समय जो खलीफा थे अद मंसूर, इसके काल में संस्कृत के जितने भी ग्रंथ थे, जो खासकर जो ये ब्रह्म सिद्धांत है और खंडखाद एक ग्रंथ है, इसका जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबियों ने भारतीयों से संन्यास और तप का दर्शन सीखा था और इसी का जो अगला परिणाम था आप देख सकते हैं, सूफी आंदोलन, ये यहीं से उत्प्रेरित होता है। चूंकि ये लोग भारतीय ग्रंथों का जो है अब अरबी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद कर रहे थे, तो भारतीय जो है जो दर्शन से ये लोग परिचित हो गए थे, भारत के हिंदू धर्म के बारे में भी वो लोग जान गए थे। और ये चीज़ जब जान गए तब उनको पता चला कि जैसे ही कुरान में बताया गया है तो जैसे ही हिंदू धर्म में भी बताया गया है, मतलब दोनों का ईश्वर एक है, भले ही दोनों को प्राप्त करने का मार्ग एक है। यही इनका जो विचार था, सूफी मत का मेन विचार पड़ा और इसी के प्रचार के लिए सूफी जो आंदोलन है, एक आंदोलन के रूप में आगे सल्तनत काल में देखेंगे उभरकर सामने आता है। अरबों की धार्मिक कट्टरता जो है अब ये भारतीयों के साथ आके मैत्रीपूर्ण आचरण में आके और धार्मिक उदार बन गया। इससे पहले अरब बहुत ही कट्टर थे, भारत आने से पहले बहुत ही कट्टर थे, लेकिन जब भारत में आके यहाँ पर अलग अलग धर्मों को देखा भारत में हिंदू धर्म तो है ही, साथ ही जैन धर्म है, बौद्ध धर्म भी है, आजीवक संप्रदाय है, खुद हिंदू धर्म भी बहुत सारे उसमें बटा हुआ है संप्रदायों में। यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था देखें तो समाज भी बटा हुआ है। तो ये चीज़ें उनके लिए एक नई चीज़ थी सीखने के लिए कि इतनी बड़ी विषमताएं हैं फिर भी ये लोग सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो अब उनकी जो कट्टरता है थोड़ी सी लचीली हो गई थी भारत में आकर के। और ये चीज़ें आपको अगले जो शासक हैं यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे शासक हैं जो यहाँ पर मानते थे कि चूंकि यहाँ के अधिकतर आबादी जो है भारत के हिंदू हैं तो मुस्लिम राज्य शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने सल्तनत काल में देखा और बाद में मुगल काल में भी देखा कि शासक जो है, जो बड़े बड़े शासक हुए थे उनमें कुछ नरमी आई थी। वो कट्टर की भावना जो थी, भले ही उसके जो मौलवी मुल्ला थे उस समय, वो भले ही कट्टर की उसको सिखा रहा हो, लेकिन शासकों ने कट्टरता को नहीं अपनाया था। तो इस प्रकार हमने देखा था कि यद्यपि एक अरबी जो है विजेता के रूप में भारत आए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह भारतीय राजनीति और संस्कृति को प्रभावित करने में विफल रहे। इन्होंने भारत की जो संस्कृति है राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं किया, क्योंकि एक भारत के उत्तरी सीमा पर तक ही स्थित था। इसको सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि वो खुद प्रभावित हो गए थे। लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुआ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है धर्म परिवर्तन देखने को मिला था, धर्म परिवर्तन देखने को मिला था। उसका जो वास्तु था, वास्तुकार, वो भारत में आके अपनी जो अलग अलग ये जो जिसे कहते हैं मकबरा निर्माण, मकबरा का निर्माण, ये चीज़ पहली बार में आपने देखा होगा इस काल में। तो ये सब चीज़ें थी, जैसे कि इस काल में जो है दोनों के जो संस्कृति है इसका मिश्रण शुरू हुआ था संस्कृति का, ठीक है। ये अरबी का और भारतीय का संस्कृति का मिश्रण देखा जा सकता है। तो पूरी तरह से प्रभावित किया नहीं किया, ये चीज़ गलत है। समाज के कुछ क्षेत्र थे जहाँ से उन्होंने गलती
मिश्रण हुआ था। जैसे कि समाज में अपने देखा था कि हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने लगा था, वैसे सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखें धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी आए थे, युद्ध कला में भी, क्योंकि अरबे लोग जो थे ये अपने घोड़े से युद्ध करते थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर अब ये भारत भी जो थे सीखने लगे थे, युद्ध कला इनसे सीखा था। अरबों की सफलता के क्या कारण थे? दोस्तों हम लोग पहले ही इसकी भारत की कमजोरियों के बारे में देख चुके हैं कि भारत राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सभी समाज के सभी आयामों की दृष्टि से जो है विभाजित हो चुका था। तो इनके लिए जो है भारत पर शासन करना आसान हो गया था, आक्रमण करना। सबसे पहले तो आपने सिंध की जो आंतरिक कमजोरी थी वो आपने देखा था। सिंध पहले अपने भीतरी जो है बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे उनके, तो इसके जो है इस समय सिंध का शासक एक ब्राह्मण शासक था। सिंध का शासक एक ब्राह्मण था, राजा दाहिर जो है एक ब्राह्मण था। और समाज में जो है आप जानते हैं कि इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ही बढ़िया ढंग से स्थापित हो चुकी थी। तो समाज के जो निचले तबके के लोग थे ये इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। और चूंकि ये जनजातीय और कबायली इलाका थी, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन लोगों ने इनकी जो है इनके जो शासन है इसको स्वीकार नहीं किया था। तो देश के बहुत सारे भाग थे, इनके साम्राज्य के बहुत सारे हिस्से थे जिसके इसको स्वीकार नहीं किया था, तो विद्रोह होते रहते थे यहाँ पर। तो इनके भीतर जो है साम्राज्य के भीतर इसकी कमजोरी तो दिखाई दे ही रही थी। साथ ही इसके पास आबादी कम थी, संसाधन कम थे, सैन्य शक्ति भी नहीं थी, तो बहुत सारी और चीजें थी जो सीधे आमंत्रण था, खुला निमंत्रण था विदेशी आक्रमणकारियों के लिए। समाज में जो तीव्र विभाजन था, हिंदू समाज में उच्च और निम्न जातियों का भेदभाव था। ब्राह्मण समाज जो है जाट और मेद जैसे युद्ध प्रिय लोगों के प्रति दमनकारी था। ये जो ब्राह्मण राजा थे, जो निचले जो लोग जो थे जैसे कि जाट लोग, मेद जैसे युद्ध प्रिय लोग, इनसे जो है जलता था, उसे उसके प्रति दमनकारी नीति अपनाता था, जब भी उसे देखता उसे मौत के घाट उतार देता था। तो इस प्रकार की चीज़ें जो थी समाज में विभेद लाती है। जब भी आपका विदेशी आक्रमणकारी होगा तो ये लोग साथ नहीं देगा, उल्टे ये क्या करेगा, विदेशियों के साथ जाके मिल जाएगा और फिर आपकी सत्ता को उखाड़ फेंका। इस समय भी यही हुआ था जब राजा दाहिर का शासन हुआ था, खासकर मुल्तान के समय में। जब मुल्तान पर आक्रमण किया जा रहा था तो ये जो है उसके विरोधी जो थे, दुश्मन लोग जिसे हम देशद्रोही कहते हैं, ये लोग मिलके इसकी सत्ता को उखाड़ने में सहयोग किया था। इसके प्रांतीय गवर्नर बहुत ही अर्ध स्वतंत्र थे। दोस्तों हम लोग ये चीज़ हम पहले काल से, गुप्तोत्तर काल से ही देख चुके हैं कि एक राजा होते थे और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते थे। ये मौर्यों की तरह जो है केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। मौर्य क्या करते थे, मौर्य शासक अपने प्रांतों में और उसके निचले स्तर पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता था। शासक का एक जो है कुमार नियुक्त करता था, फिर जिले के जो अधिकारी होते थे वो नियुक्त करते थे। लेकिन इस काल में आप ये चीज़ें आप नहीं देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये सभी शासक जो थे एक सामंती वर्ग की जो थी पोषक थे। सभी एक राजा के नीचे छोटे छोटे राजा थे और सभी राजा जो है अपने आप में बहुत ही स्वतंत्र थे। तो जब भी आपको किसी विदेशी आक्रमण से युद्ध होगा तो ये अपनी निजी हित देखेगा। ये चाहेगा कि अच्छा होगा कि तुम उसके साथ पराजित हो जाओ, हम बचे रहेंगे। ये कभी न कभी भीतर ही भीतर कामना करता रहता था कि केंद्र शक्ति कमजोर हो जाए ताकि हम अभी तक तो अर्ध स्वतंत्र हैं, अब पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थी। इस समय तीसरा कारण था इस समय का जिसके कारण विदेशी सफल हुए थे, इसको निचले वर्ग से सहयोग नहीं मिला था। ठीक है। दूसरा, सिंध जो है भारत के एक सुदूर कोने में था, पश्चिमोत्तर सीमा में स्थित था। इस पर जो जब विदेशी आक्रमण हुआ था तो कोई भी जो भारत के भीतरी भाग के जैसे पाल वंश हैं या फिर जो पश्चिम के प्रतिहार शासक जो हैं या फिर दक्षिण भारत के शासक सब हैं, इन लोगों ने इसको बचाने नहीं आया। तो इस कारण भी ये इसका पतन हो गया था। और इन सबों के अलावे यदि कहे तो अरब के पास जो है श्रेष्ठ हथियार था। ये लोग घुड़सवार सेना पर युद्ध करता था। इनकी बहुत अच्छी सैन्य रणनीति थी और ये था छापेमार युद्ध की नीति। छापेमार युद्ध की रणनीति। ये लोग जो थे गुरिल्ला युद्ध करते थे, गुरिल्ला युद्ध। और ये गुरिल्ला युद्ध जो है इन लोगों ने मंगोलों से सीखा था। इस समय मंगोल जो है शक्तिशाली सेना के रूप में गठित हो रहा था वहाँ पर, और इनकी जो आक्रमण करने के जो तरीके हैं, युद्ध करने के जो तरीके हैं, इसे अरबियों ने सीख लिया था इस समय मंगोलों से।
ये लोग क्या करता था, छुप के वार करता था और छुप के ही जो सामने वाला जो दुश्मन है उसको घेर लेता था। तो इसमें आक्रमण इतनी तेजी से होता था कि सामने वाले विरोधी को संभलने के लिए मौका नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं अरबों की श्रेष्ठता भी थी, जिसके कारण उन्होंने भारत पर विजय करने में सफलता प्राप्त की। इस समय इसके अलावे हिंदू धर्म की अपनी जो है धर्म और संस्कृति के आधार पर जिसे कहते हैं विवेचना, ये भी एक एकता स्थापित नहीं कर पाए कि सभी हम लोग हिंदू हैं। बहुत समाज में विभेद था उस समय। इस तरह से जब भी ये आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी, तो ये अभी अपने आप को एकजुट नहीं कर पाए थे। इसके विरोधी जो थे अरबी, उनकी सीधी एक भावना थी इस्लाम धर्म, और उसके प्रसार के लिए वो आया था। तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं कमजोर हो गया था। दूसरा, वो अरबों के आक्रमण को खतरे को भाप नहीं सका। जब उन्होंने मेकरान यानी कि जो सिंध का जो निचला इलाका था जहाँ पर देवल बंदरगाह था, जब इन्होंने देवल बंदरगाह को जीता, तब भी दाहिर का शासक, वो जो राजा दाहिर था, ये चुपचाप बैठा हुआ था। जब इन्होंने वहां देखा कि जब हमारे देश की सीमा पर आक्रमण किया है तो सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सावधान नहीं हुआ। परिणाम निकला, फिर वो आक्रमण करके उसे भी जीत लिया। कासिम भी, जो कासिम की व्यक्तिगत प्रतिभा कही तो ये भी एक अच्छी चीज थी। तो व्यक्तिगत प्रतिभा भी थी, एक अच्छा सेनापति था। ये दाहिर के तुलना में बहुत ही अच्छा सेनापति था, जिसके कारण भी जो है वो अरबों का सिंध विजय हुआ था। नेरून को बिना लड़े अरबों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नेरून एक शासक था उस समय का, तो इन्होंने बिना लड़े ही इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सेसम की लड़ाई के बाद जाटों ने भी अरबों के सामने अरबों का समर्थन किया था। देखिए, जाट था जिसे ये जो दाहिर था इन्होंने सताया था बहुत ज़्यादा। ये राजा दाहिर था जिसको इसे एक आक्रामक जाति समझ के इसे बहुत सताया करता था। तो अब ये जब सताएगा तो अब क्या करेगा, ये दुश्मनों के साथ जाके मिल जाएगा और फिर आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, और इसका भी यही हुआ था। एक गद्दार ने अरबों को मुल्तान के किले में पानी की आपूर्ति का स्रोत दिखाया था। एक गद्दार जिसे कहते हैं, ये वही गद्दार हो सकते हैं जिसे दाहिर ने क्या किया था, सताया था, यही हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसने क्या किया था, जब मुल्तान पर आक्रमण किया था अरबों ने, कासिम ने, तब बताया था कि जब उसके किले बंदी कर दी गई थी तो बताया था, इसके मुल्तान के पानी का स्रोत बताया गया था कि यहाँ से पानी उसको किले के भीतर जाता है, यदि आप इसको रोक देंगे तो सभी लोग पानी से छटपटा के मर जाएंगे, फिर आप उसे आसानी से आक्रमण करके जीत सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यहीं से उसके स्वयं के दाहिर के जो शासक है, और कहीं ना कहीं उस समय के हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, ये चीज़ें प्रचलित हो गई थी। दाहिर के दिमाग में ये चीज़ें ब्राह्मण श्रेष्ठता वाली चीज़ें कहाँ से आई थी, ये सभी हिंदू धर्म की बुराइयां थी। इसी के कारण वो अपने धर्म के कारण ही अपने आप का पतन हो गया था। अब हम लोग सिंध आक्रमण जो है, अरब आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण को ओर देखते हैं। इस समय भारत पर दो आक्रमण हुआ था बारी बारी से। एक तो 8वीं सदी में हुआ था, और ये 10वीं शताब्दी में आकर के होता है भारत पर तुर्की आक्रमण। इसके बीच में जो है ये थोड़े दिन के बाद, जैसे कासिम के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी शासन करने लगे थे यहाँ। अब हम लोग देखते हैं कि तुर्की आक्रमण, अंतिम महान खलीफा जो थे ये हारून अल रशीद, इसके उत्तराधिकारियों के लिए इस समय गृह युद्ध ने अब्बासी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अब्बासी साम्राज्य के इस क्रमिक पतन के बाद 10वीं शताब्दी के दौरान कई छोटे छोटे राज्य जो हैं इस्लाम का, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। खलीफा के संरक्षण के कारण तुर्की दास जो था सेना में प्रमुखता से उभरे थे। और इनका जो तुर्की था, इनका जो युद्ध का तरीका था, ये हमने बताया था कि इन्होंने मंगोलों से सीखा था। ये बिजली की तरह हमला करता, उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया था। युद्ध नीति जो है अपनी मंगोलों से सीख रखी थी। इस समय हम लोग भारत पर तुर्की आक्रमण देख रहे हैं। सबसे पहले तुर्की का उदय देख लीजिए कि तुर्की का उदय कैसे हुआ था। तुर्कियों का उदय, तो ये तो है। यहाँ पर जब अंतिम खलीफा था, अरब के शासक अंतिम खलीफा, तो इसके काल में ये बहुत ही कमजोर हो गया था। तो बहुत छोटे छोटे साम्राज्य जो है उदय हो गए थे तुर्की में। उदय होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हुए थे। उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में एक तुर्की साम्राज्य भी था। अरबी साम्राज्य जब विघटित हुए थे तो बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य उदय हुए थे। उन साम्राज्यों में एक तुर्की भी था। तुर्की को इन्हीं अरब के जो एक शासक थे, इन्हें समर्थन दिया था, संरक्षण दिया था, क्योंकि इसे समर्थन इसलिए दिया था कि एक बहुत अच्छे योद्धा थे।
इन्हें युद्ध करने की अच्छी तकनीक पता थी, इसलिए इन्हें समर्थन दिया था। जब इन्हें समर्थन दिया तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, और शक्तिशाली इतना हो गया कि फिर ये उसी शासन को फिर से समाप्त कर दिया और उसके बाद आगे भारत की ओर आक्रमण करने के लिए मुड़ गए। अब इसी वंश में जो है एक गजनवी आता है। 10वीं शताब्दी में गजनवी मध्य एशिया के बहुत शक्ति बन गए थे और मध्य एशिया में जनजातियों से इस्लाम के रक्षक बन गए थे। गाजी जो है एक मिशनरी होने के साथ साथ एक योद्धा भी था, मतलब एक धर्म का प्रचार जो था, इस्लाम धर्म का प्रसार ये तो कर ही रहा था, साथ साथ एक अच्छे कुशल योद्धा भी थे। तो इसका एक और युद्ध जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, ये भी इनके मन भावना में थी कि हम साम्राज्य विस्तार भी करेंगे। ठीक, ये सुपुत्रदीन जो था अलप्तगीन का गुलाम था। ठीक है, बाद में उसने गिरते हुए अब्बासिन खलीफा के जो खंडहर थे इस पर गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। किसने की थी? तो सुपुत्रदीन ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी, सुपुत्रदीन ने। ये अलप्तगीन कौन था? ये अब्बासी साम्राज्य का खलीफा था। हमने देखा था कि अभी भी वो लड़खड़ा रहा था, फिर हमने देखा था कि इन्हीं लोगों ने ये तुर्कियों को समर्थन दिया था और इनके समर्थन से ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और जब शक्तिशाली हो गया तो पहले क्या किया, इन्होंने उसी वंश को नाश किया जिसने इसको समर्थन दिया, और उसके बाद फिर वो भारत की ओर मुड़े। यहाँ से मुड़ने के बाद वो सुबुद्दीन जब उसने गजनवी साम्राज्य की स्थापना कर ली, तब इसी वंश का इसका ये जो पुत्र होता है महमूद गजनवी, बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी और महत्वाकांक्षी शासक होता है। इसने भारत पर आक्रमण कर दी थी। इसका शासनकाल 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक होता है। ये गजनवी वंश के जो संस्थापक थे सुबुद्दीन, इसी का पुत्र था महमूद गजनवी। ठीक है, सुबुद्दीन के बाद इसने खुद को वहाँ का सुल्तान घोषित किया था। महमूद गजनवी जो था सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान को जीता और उसके बाद भारत के जो भीतरी प्रदेश थे वहाँ पर जीतने की कोशिश की गई। पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीतने के बाद पेशावर की लड़ाई लड़ी इसने 1001 ईस्वी में। इसमें महमूद गजनवी के नेतृत्व में गजनवी सेना, और इस समय हिंदू का जो शासक था जयपाल, ये हिंदू शाही शासक था इस समय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने जब पेशावर या कश्मीर के क्षेत्र पर लड़ाई किया था, युद्ध किया था, तब इस समय हिंदू शासक कौन था? ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस समय हिंदू जो शासक था ये जयपाल था। ठीक है, इसने क्या किया, जयपाल को महमूद गजनवी ने पराजित कर लिया था और बंदी बना लिया था। 1001 के बाद वो सीधे 1015 में भारत पर कश्मीर पर आक्रमण करता है। महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और इसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा पर आक्रमण करके वहाँ के शासकों के जो गठबंधन था, मतलब अकेले शासक नहीं था, 2-3 शासक मिल गए यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, इन सभी को पराजित किया और इसने मथुरा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद वो 1021 में महमूद ने चंदेल जो शासक थे इसको गौर के विरुद्ध कन्नौज के राजा का समर्थन प्रदान किया, जिसे पराजित कर लिया था। ठीक है, इसने चंदोलों को भी हरा दिया था 1000 ईस्वी में। यहाँ पर इसने षड्यंत्र की नीति अपनाई थी, कन्नौज के राजा का समर्थन किया था और फिर इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, चंदेल शासक को हराया था। महमूद गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इसे, वो था सोमनाथ का। ये कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था तो इस समय यहाँ का जो शासक था भीमदेव प्रथम, ये अपने देश छोड़कर भाग गया था। यहाँ पर इसकी जो सोमनाथ आक्रमण के जो पीछे इनकी उद्देश्य था, अब ये देखिए इसकी प्रेरणा क्या थी, सोमनाथ पर आक्रमण क्यों किया था। हमने अभी भी देखा था कि इस समय जो है मंदिर जो है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सभी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था और यहाँ पर धन संपत्ति का ढेर लगा हुआ था सभी मंदिरों पर। तो सोमनाथ जो है ये इस कारण भी धन संपत्ति का ढेर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, इसी कारण इसने यहाँ पर लूटा। दूसरा, यहाँ पर वेरावल बंदरगाह था जो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि महमूद गजनवी इस पर आक्रमण करके इसे जीत लेता तो उसे व्यापार की दृष्टि से वहाँ से जो अरबी घोड़े हैं इसके आयात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता था, इसलिए भी इसने सोमनाथ को लूटा था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोमनाथ आक्रमण के पीछे महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर धन लूटना तो एक उद्देश्य था ही, दूसरा सबसे उद्देश्य था यहाँ के जो व्यापारिक बंदरगाह थे, वेरावल बंदरगाह, उस पर आक्रमण करना भी इसका मकसद था। इसका तीसरा जो अभियान था 1026 ईस्वी में इन्होंने किया था, और एक और दूसरे मंदिर जो था समंथा मंदिर,
इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। इन्होंने यहाँ की जो लिंग की मूर्ति है इसको विध्वंस कर दिया था। आप लोग मैप के माध्यम से इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। गजनबी वंश आप लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थापित है गजनबी साम्राज्य। यहाँ रहते हुए इन्होंने अलग अलग साम्राज्य में पहले जिंद के क्षेत्र में आक्रमण किया था 1025 ईस्वी के बाद। सबसे पहले उन्होंने 1001 में पेशावर पर आक्रमण किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने 1015 में कश्मीर के क्षेत्र पर आक्रमण किया, 1018 में मथुरा के क्षेत्र को जीता था, 1021 में आकर के उन्होंने कन्नौज को जीता। यहीं पर उन्होंने गौड़ शासक जो थे गौड़ वंश के, इन्हें की समर्थन लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर आपने देखा था कि चंदेलों का शासन था, तो इसे उसने जीत लिया 1000 ईस्वी में। उसके बाद 1025 में उन्होंने सोमनाथ पर भी आक्रमण किया था और ये जिंद के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। और उसका जो अगला अभियान था 1026 में ये कच्छ के क्षेत्र में हुआ था। तो आप लोग मैप की दृष्टि से भी ऐसे याद रख सकते हैं। इन्होंने इससे पहले 1023 में इन्होंने ग्वालियर यानी मध्य भारत के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। तो आप लोग इस दृष्टि से याद कर सकते हैं मैप की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम लोग भी वही डायमेंशन देखेंगे जो हम लोगों ने अरबों की देखा था कि जब अरब आक्रमण हुआ था तो फिर उसके प्रभाव को देखा था कि भारतीय समाज को उन्होंने कैसे प्रभावित किया था। सेम हम लोग गजनी साम्राज्य के भी देखेंगे। दोनों देखिए, दोनों के प्रभाव अलग अलग हुए, क्योंकि जब अरबों ने आक्रमण किया था तो ये भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहीं तक रह गया था। उन्होंने केवल वहीं के क्षेत्रों को जीता था। लेकिन अब जो है ये भारत के भीतरी भाग मथुरा और इंदौर तक प्रवेश कर गया था। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक को बहुत दृष्टि से प्रभावित किया। राजनीतिक के साथ साथ उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति, इसने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया था, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभाव जानना बहुत ही जरूरी हो सकती है। सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि इसके आक्रमण से इसकी भारत की जो सैन्य कमजोरी थी ये उजागर हुई। क्या उजागर हुई? यहाँ सैन्य जो कमजोरी थी ये उजागर हुई थी, क्योंकि जब महमूद गजनबी जी ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमने देखा था कि भारत के जितने या छोटे छोटे शासक थे, इन्होंने कईयों ने तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा हमने देखा था कि सोमनाथ के जो शासक थे भीमदेव प्रथम, वो अपने साम्राज्य छोड़कर ही भाग गया। तो ये चीजें थी इस समय, तो ये शक्ति कमजोर हो गई थी। अब विदेशों में बैठा कोई भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ की चीजें जब उसे पता लगेगी तो क्या करेगा? खुद आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जान गया अब कि भारत के शासक जो है कमजोर शासक हैं, हम लोग आसानी से उस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये चीजें अब जो है अरब आक्रमण के बाद, गजनी आक्रमण के बाद उजागर हो जाता है भारत की आंतरिक कमजोरी। उसके बाद यहाँ की राजनीतिक कमजोरी भी उजागर हो गई। क्या राजनीतिक कमजोरी उजागर हुई? आपने देखा जब कन्नौज पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, तो इन्होंने गौड़ी के शासकों का समर्थन लिया था। तो ये चीजें इनको दिखाई देने लगी विदेशी आक्रमणकारियों को कि वहां के यदि राजा को हराना है तो भले ही आपके पास सामर्थ्य न रहे, आप वहीं के जो उसको विद्रोही हैं, उसके दुश्मन शासक हैं, आप उसका समर्थन ले लीजिए। मतलब डिवाइड एंड रूल वाली जो बात थी, अंग्रेजों जो नीति अपनाई थी, वही नीति यहाँ पर भी लागू कर दी गई थी पहले ही। तो उसी के राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठा और उसी पर आक्रमण कर दो। तो ये चीजें यहाँ पर थी। तो सैन्य कमजोरी तो दिखाई दिया ही दिया, राजनीतिक कमजोरी भी दिखाई दिया। दूसरा, यहाँ से भारी मात्रा में जो धन लूट कर ले गया था, ये लूट लेने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हो गया था। एक तो सैन्य दृष्टि देखा आपने कि कमजोर थी, वो उजागर हुआ। राजनीतिक दृष्टि से कमजोर था ही, अब आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हो गया था। एक तो भारत में धन उस समय सत्ता की सीमित क्षेत्र थे, जो राजा, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग जो दान धन पर जीते थे, केवल इन्हीं लोगों के पास धन संपत्ति था। अब ये भी कमजोर हो गया क्योंकि इन लोगों ने इन्हीं को लूटा था। तो अब आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हो गया। सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था भारत, अब वो रहा नहीं। सोने की चिड़िया वाली जो बात थी, अब ये चीज भारत के लिए सही साबित नहीं हुई। ठीक है। दूसरा, मूर्तियों और मंदिरों के विनाश के कारण भारतीयों की कला और मूर्ति कला को भी बहुत झटका लगा था। दूसरा, अब ये लोग सीख भी गए थे कि मंदिरों को धन संपत्ति का केंद्र नहीं बनाना। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत का खुलना, अभी हम लोगों ने बताया कि भले ही गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये अब जो आक्रमणकारी थे, अगले आक्रमणकारी जैसे कि बाद में मुगल सब आए थे, तो इनके लिए एक न्योता था कि भाई साहब आप भी जब आक्रमण करेंगे तो इसी तरह की रणनीति अपना सकते हैं। तो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो फिर यही नीति अपनाई थी। ठीक है। तो ये अब जो अगले आक्रमणकारी हैं इसके लिए खोल दिया गया द्वार। भारत को
भारत में जो है इस्लाम के पैर जमाने का अवसर मिला। जब उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, तब वो आसानी से इस्लाम धर्म का प्रचार कर सकता था। हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति जो है घृणा और भय की भावना बढ़ी। यही वो क्षेत्र था जब इस समय हिंदू धर्म का मूर्ति मंदिर तोड़े गए थे। समाज में बहुत सारे जो हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, बहुत सारे आए थे और असामाजिक कार्य किए थे। तो इस तरह से जो एक डर की भावना जो पैदा हो गई थी इस समय, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक सूफी संत उदय होता है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो है सामंजस्य को बढ़ावा देता है। देखिए, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आता है और यहाँ के जो भारत के जो समाज थे, यहाँ पर आपस के जो समाज में सामंजस्य था उसको आकर विध्वंस कर देता है। मुस्लिम आक्रमणकारी आके भारत के सामाजिक समरसता को तोड़ देता है, यहाँ के धर्म परिवर्तन बहुत सारे और सामाजिक कार्य करता है। और जब समाज में विरोध होना शुरू हो जाता है तो सूफी संत आते हैं और कहता है कि अब यहाँ पर युद्ध झगड़ा समाज में शांति स्थापित करने के लिए फिर सूफी संत सामने आता है और समाज में स्थायित्व देने की बात करता है, समाज में लड़ाई झगड़े रोकने की कोशिश करता है। महमूद गजनबी ने जो सिक्के चलाए थे उसके जो सामने और पीछे, मतलब हेड एंड जिसे कहते हैं, उसमें अरबी और संस्कृत भाषा के जो है श्लोक लिखे गए थे, किंवदंती लिखी गई थी। अब गजनबी के बाद दूसरा शासक आता है मोहम्मद गौरी। इन्होंने 1173 ईस्वी में जो है गजनी की गद्दी पर बैठा था, गजनी समाज की। अब वो जो है उसे एहसास हुआ कि वो मध्य एशिया की तुलना में भारत में हमला करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ये चीज़ें उसे अपने पिछले जो थे महमूद गजनबी, यहाँ से इसको सीखने में मौका मिली थी। जब गजनबी आगमन हुआ था तो उसने देखा था कि भारत में कितनी आसानी से उसने पैर जमा लिया था। अब गौरी भी यही सोचने लगा। वो सोच रहा था कि मध्य एशिया में आक्रमण करें, इससे बढ़िया है कि भारत पर आक्रमण करके जल्दी से पैर पसारा जाए। इसलिए उसने अपने भारत की, उसकी जो विस्तारवादी महत्वाकांक्षी थी, उसको उसने भारत की ओर मोड़ दिया था। दूसरा इसका कारण था, एक समाज विस्तार तो था ही, इसका भी उद्देश्य था भारत में इस्लाम को लोकप्रिय बनाना, यानी धर्म परिवर्तन और धर्म प्रचार भी इसकी भी भावना थी। मोहम्मद गौरी को बुत सिकन या बुरसिकन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है मूर्ति विध्वंसक, मूर्ति को तोड़ने वाला। दूसरा जहान ए सोज, इसका मतलब होता है दुनिया में आग लगाने वाला। ये उसकी उपाधि जो है मोहम्मद गौरी को दी गई थी इस समय। मोहम्मद गौरी का पहला सफल अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध होता है। इसी अभियान के दौरान उन्होंने भट्टी राजपूत से उच्च पर कब्जा कर लिया था। ये इसी क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर भी उसने कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने 1179-80 और 1186 ईस्वी में, सबसे पहले 1179-80 के बीच में उन्होंने पेशावर को जीता था और 1186 ईस्वी में उन्होंने लाहौर को जीता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने 1190 ईस्वी तक मुल्तान, सिंध, पंजाब का जो क्षेत्र है मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में आ चुका था। इस क्षेत्र पर उन्होंने, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, यहाँ तक उन्होंने क्या किया था, इन्होंने शासन स्थापित कर लिया था। इसी काल में भारत में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना था और यह भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, युवा था और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इनका भी महत्वाकांक्षी था कि हम भारत के उत्तर भारत पर जो है शासन स्थापित करें। तो इस उद्देश्य से भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया था। इन्हीं आक्रमण के क्रम में जो है इनका और मोहम्मद गौरी का टकराव हो जाता है और इसी के बाद जो है तराइन का युद्ध सामने आ जाता है 1191 ईस्वी में। यह जो युद्ध है तराइन का युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़ाई गया था। इस युद्ध का कारण था भटिंडा के किले पर कब्जा करना। ये दोनों शासक जो है इस क्षेत्र किले पर आक्रमण करके इसे जीतना चाहता था। इसी के कारण दोनों का जो टकराव हुआ था, दोनों की साम्राज्य की सीमा मिलने लगी थी, दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, तो दोनों की जो महत्वाकांक्षी हितों का टकराव होने लगा था, तो युद्ध होना अवश्य भावी था। यही युद्ध हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी जो है वहां से भाग निकला और भाग निकले अगले 1 साल तक जो है अगले युद्ध की प्रतीक्षा में था। इसका अगला युद्ध जो हुआ था 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध उसे कहा जाता है, यहाँ पर लड़ा गया था। इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और उसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में उसने हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान का इसी युद्ध के साथ जो है सत्ता का अंत हो जाता है। तीसरा शासक जिसकी लड़ाई थी, महत्वपूर्ण लड़ाई, वो था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो शासक थे राजा जयचंद, इसको इस समय इस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों ये युद्ध आपकी दृष्टि से
महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कन्नौज की, पहले तो पूछा जाएगा कि चंदावड़ की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था। तो ये चीजें आपके लिए थी। दूसरा, भारत में महमूद जो थे, क्षेत्र हासिल करने के बाद मोहम्मद गौरी मध्य एशिया में अपनी कमजोर स्थिति को निपटने के लिए लौट आया था। अब आपने देखा कि इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज तक के क्षेत्र को जीत लिया था। जीतने के बाद मध्य एशिया में जहां उसका जो राज दरबार था वहां पर देखा कि बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे। उसे संभालने के लिए मोहम्मद गौरी वापस जो है अपने देश चला गया और वहां पर जाते समय एक अपना जो उत्तराधिकारी है यहाँ पर छोड़ गया। अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपना एक गुलाम जो है दास, उसे सौंप के यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको सौंप करके वो चला गया था। वो शासक इस समय था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी वापस जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सारे जीते हुए क्षेत्रों को इसको दे करके वापस चला गया। अब यही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो सल्तनत वंश की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। अब ये चीजें जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और हमारा जो अगला क्लास होगा वो दिल्ली सल्तनत होगा। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भी सिक्के जारी किए थे और इसके सिक्के पर भी देवी लक्ष्मी की आकृति है और इसके विपरीत के सिक्के पर अरबी भाषा में कलमा अंकित हुआ है। दोस्तों, तो अगले सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो हम लोग अगले सेशन में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा इस विषय में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस सेशन से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा पीडीएफ जो है ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग मोबाइल ऐप, जो टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसे रिवीजन में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप वहां से आप डाउनलोड करके बहुत जल्दी जैसे रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये मध्यकालीन भारत शुरू हुआ है अगले 6-7 दिनों में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मध्यकालीन दृष्टि, हम बार बार आपको बता रहा हूँ कि मध्यकालीन दृष्टि परीक्षा की दृष्टि से अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। इसमें छांट छांट के पढ़ाना आसान होगा, क्योंकि हम केवल वही पढ़ाएंगे आपको जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। हमारा जो सेशन होगा दिल्ली सल्तनत उसमें।